अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं ये समझ लें रिक्वेस्ट पे है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दोस्त होते हैं वो कहते हैं सलाउद्दीन भाई क्या कंपैरिजन है कि यूके और यूएसए स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, कि यूके के स्टूडेंट वीज़ा को आप सेकंड ऑप्शन पे क्यों रखते हैं और यूएसए को आप इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। तो दोनों में कुछ कंपैरिजन करके बताएं, जबकि यूके जो है ऑल्सो इज द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और यूएसए जो है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इसमें कुछ कंपैरिजन के की पॉइंट्स थे, वो मैंने कहा मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा और जो दोस्त सवाल कर रहे थे उनको एक वीडियो की सूरत में जवाब मिल जाएगा, तो वो कंपेयर कर पाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि इसको मैं इतनी ज़्यादा तरजीहात देता हूँ। इस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना भी चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे जो की पॉइंट मैं अभी हाईलाइट करूँगा, ये की पॉइंट मैंने शायद पिछली वीडियोस में नहीं बताया आपको। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उस वीडियो के हवाले से कि आखिर क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं यूएसए की स्टूडेंट वीज़ा के पीछे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी आप ये समझेंगे लिमिट ऑफ वीज़ा एक्सपायरेशन। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूएसए जाते हैं तो आपको 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। जब आपकी वेकेशंस होती हैं या फिर आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो आपका 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर्स पे गए तो आपको मास्टर्स अगर 1 साल का ड्यूरेशन ऑफ स्टे है तो आपको 1 ईयर का वीज़ा मिलेगा, आपको 5 ईयर मल्टीपल एंट्री का वीज़ा मिलेगा। तो उसके बाद भी आप उसका बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं और उस यूज़ के बारे में मैं अभी इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा का आप क्या यूज़ कर सकते हैं। और आखिर एक मास्टर्स के लिए कोई जा रहा है या बैचलर्स के लिए कोई जा रहा है, बैचलर्स भी 4 साल की है, फिर भी 1 साल बचता है, तो उसको कैसे बेनिफिट में लिया जा सकता है वो भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वैलिडिटी ऑफ वीज़ा बता दिया, साथ में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अगर आप यूएस का जो स्टडी क्राइटेरिया है या एजुकेशन लेवल है तो वो कंपेयर आप करेंगे तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो हैं बिलोंग्स टू दी यूएसए। सबसे पहली बात तो जो है कि यूएसए का जो स्टडी एजुकेशन पर्पस है या एजुकेशन लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज है और दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में इनका नाम आता है। तो जब आप यूएसए की डिग्री हासिल करते हैं या वहां पे जाके एजुकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। इंस्टेड के आप यूएसए में ही सेटल डाउन होते हैं एजुकेशन के बाद या फिर आप अपनी होम कंट्री में वापस आते हैं। अगर आप वापस भी आ जाते हैं किसी भी रीजन के तहत, अपनी फैमिली की वजह से, या आपका दिल नहीं लगता या आपका दिल भर जाता है, तो उस सूरत में भी आप अपनी होम कंट्री में आते हैं तो आपको हाई पेइंग सैलरीज मिलती हैं और आप अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर पाते हैं अगर आप यूएसए को चुनते हैं, अगर कंपेयर करते हैं यूके से। क्योंकि यूके में जाना कदरे आसान है लेकिन उसमें आगे बहुत डिफिकल्टीज है, उसी के ऊपर ये वीडियो है पूरी की पूरी। और साथ ही साथ अब आ जाते हैं हम हाई ट्यूशन फीस। अगर आप यूके की बात करते हैं तो यूके में जो ट्यूशन फीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई तो हैं ही, लेकिन यूएसए में भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में बहुत ही चीपर है। यूएसए में लो ट्यूशन फीस से लेके हाई ट्यूशन फी तक है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो मैं कहता हूं कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, जो शायद यूके फराम नहीं करता और जिस वजह से मैं यूके को सेकंड पे रखता हूं, वो ये ऑप्शन है कि आपको प्री अराइवल डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, काफी जगहों पे नहीं करना पड़ता। और अगर करना भी पड़ता है तो कुछ उसकी कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिस वजह से आपको उसका डिपॉजिट करना पड़ जाता है। लेकिन ज्यादातर सूरतों में आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से भी मैं यूएसए को हाई प्रायोरिटी पे रखता हूँ। और आप अपनी ट्यूशन फीस जो है वो वहां जाके ऑन अराइवल पे करते हैं तो फ्रीडम होता है आपको, कि आपको टेंशन नहीं होती अल्लाह ना करे आपका वीज़ा नहीं लगेगा, उसके बाद आपके पैसे जो है आपने डिपॉजिट कर दिया आपको रिफंड होंगे। अगर आपने डिपॉजिट करवा भी दिया किसी वजह से तो भी आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, परेशान होते हैं कि यार नहीं करवाना चाहते हम, तो उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन बहरहाल बहुत सिक्योर होता है तो लोग इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होते, हम भी ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि जब तक स्टूडेंट की फ़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास होती है तो हम खुद भी बहुत परेशान होते हैं। तो पोलैंड के मामला में मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो रिजॉल्व हो गया मसला। तो अभी मैं उसका काम नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे पास इस किस्म की कोई क्यूरी भी ना करे प्लीज़। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स की मैं बात करूंगा। तो यूके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी यूके में रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है पर्सनल एक्सपीरियंस, वैसे काम बहुत है वहाँ पे, आपको जॉब्स मिल जाती हैं, सैलरीज भी हैं,
लेकिन सबसे बड़ा जो मसला ये है वो ये है कि इमिग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा आपको रेस्क्यू करती है और बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखी जाती है यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पे कैमरास लगे हुए हैं। इमिग्रेशन ये चेक करती है कि जितने वर्किंग आवर्स आपको अलाउड हैं आप इतना ही काम कर रहे हैं या इससे एक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि वो इन मामलात में बड़े सख्त हैं कि आपको अगर 20 वर्किंग आवर्स अगर मिल रहे हैं तो आप 20 वर्किंग आवर्स ही काम करेंगे। अगर आपने इससे एक्सीड किया तो उनकी कोशिश होती है कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म के चार्जेस लगा दें या कोई परेशानी हो जाए। एम्प्लॉयर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा हाई पेनल्टीज होती हैं, जिस वजह से एम्प्लॉयर जो है वो कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कम रखे, क्योंकि 20 आवर्स अ वीक उनको अलाउ होता है काम करना, ज़्यादा अलाउ नहीं होता। जबकि यूएसए की मैं बात करूंगा, लीगली तो आपको 20 घंटे ही अलाउ होते हैं पूरे वीक में अगर आप काम करने की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है कि आपको इमिग्रेशन छाप रही है या आपको स्केप कर रही है कि जी आप 20 घंटे अलाउ है, आप 40 घंटे क्यों काम कर रहे हैं, 50 घंटे क्यों काम कर रहे हैं। ये फ्रीडम है आपका, आपको कोई नहीं पूछता। आप यूएसए में पहुंच गए, आप लीगली पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना काम भी कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। आपकी हिम्मत पे दाद है भाई कि आप जो कर सकते हैं। अगर आप कर रहे होंगे फुल टाइम वर्किंग तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्यों कर रहे हैं, हमने तो आप पे 20 घंटे लगाए थे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। यूके में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। यूके में आपको भाई कोई ना कोई पूछेगा कि भाई कब से रह रहे हैं, कितनी, आप अपना एनआई नंबर दिखाएं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, कितने वर्किंग आवर्स आपको अलाउड हैं। तो उसमें आप जरा काफी मामला में आपको मोहतात रहना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसके बाद आ जाते हैं, अब आप बैठे हैं अपनी होम कंट्री में, आपने एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, कॉलेज का इंतखाब किया, आप वहां पे गए, आपको वीजा भी मिल गया। अब वीजा मिलने के बाद, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, आपको वीजा भी मिल गया और उसके बाद आपको वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया कि भाई ये नहीं यार, ये नहीं, ये होता तो बड़ा बेहतर था। तो यहाँ पर भाई अब जरा आप थोड़ा सा फंस गए हैं, क्योंकि आपने ट्यूशन फीस भी डिपॉजिट करवाई अपनी होम कंट्री से, अब आप आ चुके हैं। अगर आप इधर किसी तरीके से ट्रांसफर की भी बात करेंगे तो वो पहले तो डिफिकल्ट बहुत है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी, क्योंकि बेकार इतनी बड़ी बात करना। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, उसमें फिर आपकी ट्यूशन फी रिफंड का मसला है, 10 चीजें हैं, फिर बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, फिर वो सोचता है क्या करा जाए क्या ना किया जाए। तो ये बड़ा ही मुश्किल मामला है। लेकिन जब यूएसए की आप बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको मिनिमम जो कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होते हैं कि 1 या 2 क्वार्टर या 1 सेमेस्टर आपने पढ़ना होता है, उसके बाद आपको वो ट्रांसफर दे देते हैं। और कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं जो आपको वीजा उनके ऊपर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आप उनको ट्रांसफर ले लेते हैं, कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, किसी और कंट्री में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। खासकर यूके से अगर कंपेयर करूंगा तो ये बेनिफिट आपको हर किसी नहीं मिलने वाला। यूएसए में आपको फ्रीडम मिल जाएगा। तो फिर आ जाते हैं, हम एक और फ्रीडम की बात करूंगा। फ्रीडम वर्किंग के हवाले से तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन अब वेजेस के हवाले से भी मैं आपको बता दूं तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है। क्योंकि यूएसए में जो मोस्टली स्टूडेंट्स को भेज रहा होता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस मेरे पास हैं वो वाशिंगटन के हैं, वाशिंगटन से हैं। तो इस स्टेट का भी इंतखाब मैंने बहुत सोच समझ के किया है काम करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को जब मैं यहाँ से भेजूँ तो वो वहाँ जाके परेशान ना हो गए कहाँ आ गए, क्योंकि यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स यहाँ से ज़्यादा हैं। उसमें हर जगह आपको काम की आज़ादी नहीं है, यानी कि आसानी नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा है या वेजेस बहुत अच्छे हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे वेजेस बिल्कुल ही लो है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटीज के इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ स्टेट्स में। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि ग्रीन स्टेट्स भी हैं, जहाँ पे आपको जॉब्स में भी कोई परेशानी नहीं है और जहाँ पे आपको पेइंग भी बहुत अच्छी मिलती है। तो मेरा इंतखाब वाशिंगटन ज़्यादातर रहता है या फिर शिकागो इलिनॉय स्टेट में ही रहता है, क्योंकि ये हाई पेइंग स्टेट्स हैं जहाँ पे मिनिमम $50 $15 आर आपको मिनिमम वेज मिलता ही मिलता है। आपको कुछ नहीं आता, अनस्किल्ड पर्सन है, आप स्टडी पे गए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हाई पेइंग जो है ना मिनिमम। और अगर आप यूके की बात करेंगे तो यूके में मेरे दोस्त कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वैसे लगाए में उन्होंने, लेकिन आप ये समझ लें जब स्टूडेंट वहां होता है तो उसके बारे में अपनी मर्जी से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगा लिए जाते हैं कि जी इसको 5 पाउंड दे देते हैं घंटे के, 3 पाउंड दे देते हैं। और शिफ्टिंग का भी मसला होता है, कुछ बेचारे स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं जो रात में शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं और सुबह उठ के अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं, तो वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि
उनका टाइम पीरियड बिल्कुल ही आगे पीछे सा हो जाता है और बहुत परेशान रहते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन थे, मैंने बताए हैं आपको। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हमें मौजूद हैं वीडियो में। तो फ्रीडम के हवाले से सैलरी भी मैंने अब आपको बता दी। अब आ जाते हैं आरओआई की तरफ। आरओआई जो सेल्स के पर्सन होंगे वो समझ जाएंगे। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक पैसा लगाया अपनी होम कंट्री से, मिसाल के तौर पे आप यूके चले गए, आपने 15,000 पाउंड साल के पे कर दिए। अब आपको मंथली जो पे मिल रही है वो 1,000 या 1,500 पाउंड मिल रही है, चलिए 2,000 पाउंड मिल रही है। 2,000 पाउंड को अब जब एयर पे जाते हैं तो वो 24,000 पाउंड हो जाते हैं, जिसमें से 15,000 आपकी ट्यूशन फीस चली गई। तो उसमें से आपके पास 9,000 पाउंड बचते हैं। अब 9,000 पाउंड में आपने सरवाइव भी करना है, आपने अपना खाना पीना भी करना है, अकोमोडेशन का इंतजाम भी करना है। फिर उसके बाद आप जारी बातें, ये खाने पीने के अलावा 10 अखराजात और भी हो जाते हैं। तो फिर इसमें से बहुत ही छोटा सा पीस अगर बचा पाए तो आप बचा पाए। तो ये भी एक मसला है। तो ये भी मैं आपसे कंपेयर कर रहा था। लेकिन यूएसए में अगेन आपको मैं एक बेनिफिट इसमें भी बता रहा हूँ कि अगर आप यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में मिसाल दे रहा हूँ, मैंने आपको एक महंगी यूनिवर्सिटी में भेज दिया, मिसाल है महंगी यूनिवर्सिटी में आप चले गए, तो 6 महीने बाद आपको एक चांस हो जाएगा कि आप एक चीपर यूनिवर्सिटी में भी अपना ट्रांसफर ले सकेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद आप अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। और अगर उसी यूनिवर्सिटी को भी कंटिन्यू करते हैं, बिलफर्ज अगर आप मास्टर्स करने के लिए गए तो भी आपने 1 साल का मास्टर्स करना है। 1 साल के मास्टर्स के बाद आपके पास 4 साल का वीजा मौजूद है। अब इस 4 साल के वीजा में आप 4 साल अब आप वापस नहीं जाएंगे, आपने इसको सिक्योर करना है। कैसे सिक्योर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओपीटी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। जब आपका मास्टर्स कंप्लीट होने वाला हो या बैचलर्स कंप्लीट होने वाला हो, आपने उससे 3 माह पहले 90 डेज बिफोर यू शुड रजिस्टर एज अ ओपीटी पर्सन। आपने ओपीटी में रजिस्टर होना है। उसकी पूरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वहां पे जाके बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कि ओपीटी क्या है, कैसे अप्लाई होगा, सब चीजें उसमें मौजूद हैं। तो ओपीटी 2 साल का एक वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट है। इसके लिए आपको एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है, कोई जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्टली मिल जाता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, इसमें आप अपनी जो भी स्किल्स आपको मिली हैं, आप उन्हीं में कोशिश करेंगे, उन्हीं में कोई जॉब करें, ताकि आपको आगे के रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएं। वरना आपको जॉब तो कोई भी मिल जाएगी, लेकिन आपके आगे के रास्ते इतने आसान नहीं होंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ओपीटी में उन्हीं यानी कि जॉब्स का इंतखाब करें जिससे आपकी एजुकेशन प्रीवियसली अटैच्ड हो। जैसे मिसाल है आप इंजीनियर हैं तो आप अपनी इंजीनियरिंग सेक्टर में ही कोशिश करें, ताकि आपको आगे जाके 2 साल के बाद H1B में जा सकें। H1B एक वर्क परमिट है, लोग जानते होंगे। H1B के बारे में भी पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी, मैंने अभी तक नहीं बनाई है H1B पे। तो H1B में आप जाएंगे, 2 साल आप H1B पे रहेंगे, आपके टोटल 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं। 1 साल आपकी स्टडी, 4 साल का आपका वर्क, और उसके बाद फिर आप ग्रीन कार्ड या मजीद किसी चीज पे जा सकते हैं। और यूके में आप ऐसा कोई तस्वर नहीं कर सकते मेरे दोस्त। पीएसडब्ल्यू अभी ओपन है, आगे कब तक है ये नहीं पता, कब ब्लॉक होगा नहीं पता। वैसे ज्यादातर चांसेस यही है कि पीएसडब्ल्यू को खत्म किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन यूएसए ने अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, ना ही उनका इरादा है। तो बड़े ही यानी कि दूर अंदेश हैं, वो सोचते हैं कि क्या करना है, स्टूडेंट्स को किस तरह अट्रैक्ट करना है, कितना फैसिलिटेट करना है, आप लोगों को किस तरीके से लोगों को अपने पास बुलाना है। तो ये बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल की उनकी प्लानिंग है। तो आपको आई होप कि वीडियो समझ भी आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, किसी की मदद हो जाए इस वीडियो के तहत, तो आप ज़रूर उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।